डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम आ चुके हैं एक और नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मशीन्स। ठीक है, तो पिछले क्लास हम लोग वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीट किए थे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉस्पिटल पे, जहां हम लोग फिजिक्स को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, फिर तोड़ मरोड़ के फिर समझते हैं। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि मशीन्स। ठीक है, तो मशीन्स क्या है? तो मशीन्स क्या है उसके लिए आपको 3 इडियट देखना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं देखना पड़ेगा, वहां से थोड़ा सा वो डेफिनेशन देख लेना पड़ेगा। मशीन क्या है? मशीन वो है जो हमारा समय बचाए, जो हमारा काम आसान कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मशीन्स। ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन में है, a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed। बोला मशीन वो चीज है जिससे, तो जैसे कि ये लोड है, मशीन क्या करता है? हम लोग मान लो कुछ एफर्ट किए, तो मशीन उस एफर्ट को या तो डबल कर दिया और इस लोड को उठाया, या तो हम लोग फोर्स ज़्यादा लगाए लोड से, पर उस फोर्स से ये लोड क्या हुआ? ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो मशीन क्या है? मशीन वो है जो हम लोग का एफर्ट को दोगुना कर दे, जिसे कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई। या तो हम लोग कोई एफर्ट लगा रहे हैं और उस लोड को वो तेजी से आगे बढ़ा दे, तो उसे कहते हैं स्पीड गेनर। और एक लास्ट, या तो मशीन वो चीज़ है जो हम लोग का डायरेक्शन चेंज कर दे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करे। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करे, मतलब ये कैसा एग्जांपल है? ठीक है, जो मान लो ये है साइकिल है, साइकिल का जो पीछे का चक्का है वो एक चेन से यहाँ से जुड़ा रहता है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ कहाँ फोर्स लगाते हैं? पेडल पे लगाते हैं, लेकिन ये चक्का मूव होता है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया। ठीक है, तो ये है मशीन। अब है डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मशीन चेंज करता है। जैसे कि पुली ले लो, एक पुली को यूज करते हैं। जैसे मान लो एक बकेट ऑफ वाटर हम लोग को उठाना है, पुली नहीं है, तो कैसे उठाएंगे? हम लोग को ऊपर की ओर ऐसे खींचते रहना है। और पुली होता है तो क्या होता है? पुली पे जैसे ही उस धागा से बाल्टी को दिए, तो हम लोग अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचना इजी है कि ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन में खींचना इजी है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचना इजी है, क्योंकि उस पर हम लोग अपना वेट लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो मशीन या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करता है, या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करता है। ठीक है, और फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब जैसे एक लोड को उठाने में मान लो 5 न्यूटन लगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 2 न्यूटन दे रहे हैं, फिर भी ये लोड उठ रहा है। इसका मतलब क्या? हम लोग का जो फोर्स, हम लोग जितना एफर्ट लगाए उसको वो डबल कर रहा है या ट्रिपल कर रहा है और इसको उठा रहा है। और तीसरा है स्पीड गेनर में क्या होता है? मान लो लोड है 2 न्यूटन का, हम लोग फोर्स लगाए कुछ 3 न्यूटन, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ? भले ही एफर्ट ज्यादा लगाए, पर उस केस में हम लोग का एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग का एफर्ट क्या होगा? इस लोड को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगा, बहुत तेजी से, जिस तेजी से जाना था उसका डबल तेजी से वो उसको आगे बढ़ा देगा। तो ये है मशीन्स के कुछ यूजेस, मशीन कैसे यूज होता है, ठीक है, किस किस काम में लग जाता है। अब है लोड का डेफिनेशन जैसे है, रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय मशीन। मशीन को जिस पे काम करना होता है, वो जो फोर्स मिलता है उस चीज से मशीन को, उसे कहते हैं लोड। ठीक है, और एफर्ट क्या होने वाला है? एफर्ट वही होने वाला है, एफर्ट व्हिच वी गिव टू द मशीन टू ओवरकम दिस लोड इज कॉल्ड एफर्ट। ठीक है, और दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, मतलब हम लोग कितना एडवांटेज पा रहे हैं एक मशीन से, उसका रेशियो लोड बाय एफर्ट होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग निकालते हैं। मान लो एफर्ट हम लोग ज्यादा किए, मान लो एफर्ट ज्यादा है लोड से, तो उस केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज जब लेस देन 1 होगा, उस केस में वो मशीन किस में काम करेगा? स्पीड गेनर के रूप में काम करेगा। ठीक है, मान लो एफर्ट कम है लोड से,
एफर्ट कम है लोड से, तो उस केस में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि लोड ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है, तो श्योरली 1 से ज़्यादा ही होगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो उस केस में वो कैसा काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा, ठीक है। और लास्ट, मान लो जितना एफर्ट है उतना लोड है, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा 1। इस केस में क्या होगा, एफर्ट तो वही लगा है, लोड भी वही है, इसमें फोर्स गेनर भी नहीं होगा, स्पीड गेनर भी नहीं होगा, और फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज होगा, ठीक है। मतलब हम लोग को डायरेक्शन चेंज का फायदा मिल जाएगा इस केस में। बस ये था मैकेनिकल एडवांटेज का फंडा। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या कहता है, वेलोसिटी रेशियो कहता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। जिस वेलोसिटी से एफर्ट आ रहा है और जिस वेलोसिटी से लोड आ रहा है, जिस वेलोसिटी से एफर्ट लगा रहे हैं, जिस वेलोसिटी से लोड को उठा रहे हैं, उन दोनों का रेशियो हम लोग को क्या देता है, वेलोसिटी रेशियो। मान लो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम। मान लो हम लोग को सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम में एफर्ट जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लोड भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो क्या होगा, DE और DL बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेशियो क्या आएगा, DE बाई टी इंटू टी बाई DL, जो कि हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होगा, DE बाई DL, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये भी एक फार्मूला बनता है यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का, ये भी एक फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। तो उस केस में आप मान लो जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, मान लो एफर्ट कम डिस्प्लेस हुआ और लोड ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, नीचे वाला ज़्यादा है तो ऊपर वाला क्या होगा, मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो वेलोसिटी रेशियो जब लेस देन 1 होगा तो उस केस में स्पीड गेनर के रूप में काम आएगा, ठीक है। अब मान लो नीचे वाला ज़्यादा है, DL अब छोटा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस केस में ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। और लास्ट जब DL इक्वल टू DE होगा उस केस में वही चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यूनिट का बात करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो एक रेशियो है वेलोसिटी का, तो यूनिट कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दो वेलोसिटी का यूनिट आपस में कट जाएगा। सिमिलरली मैकेनिकल एडवांटेज भी दो फोर्स का रेशियो है, तो उस केस में भी इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज ऊपर नीचे होते हैं तो वो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। देखो अब वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट, ये क्या होता है। वर्क इनपुट क्या होगा, एफर्ट के जरिए मशीन पे जो फोर्स लगाया गया उसे कहते हैं वर्क इनपुट। और वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क आउटपुट होगा जो एफर्ट उस मशीन में लगाए, वो मशीन उस एफर्ट को लोड पे जितना लगाता है वो कहते हैं वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट वर्क आउटपुट समझ आया। वर्क आउटपुट होता है जो एफर्ट हम लोग मशीन पे लगाते हैं उसे कहते हैं वर्क इनपुट, और वो मशीन फिर उस एफर्ट को लोड पे कितना लगाता है उसे कहते हैं वर्क आउटपुट, ठीक है। तो इससे एफिशिएंसी भी आता है। एफिशिएंसी का क्या होता है फॉर्मूला, हर एक चीज का आउटपुट बाय इनपुट होता है कि नहीं, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ वर्क लिख दो, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, एफिशिएंसी ये बन गया, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज में निकालना होता है तो 100%, ठीक है। अब कोई भी मशीन 100% आइडियल नहीं है, पर आइडियल केस अगर ले, आइडियल केस में आइडियल मशीन का क्या केस होगा, आइडियल मशीन का केस होगा जब एफिशिएंसी 100% हो जाएगा, मतलब 100/100 1, जब एफिशिएंसी 1 हो जाएगा उस टाइम क्या होगा, जो वर्क आउटपुट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क इनपुट। यानी हम लोग जितना वर्क किए हैं मशीन पे उतना वर्क वो हम लोग को लोड पे करके दिखा रहा है, तो उस केस में उसे आइडियल मशीन कहते हैं। पर कोई भी मशीन इस नेचर में आइडियली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जितना हम लोग इनपुट देते हैं उसमें कुछ पार्ट उसको अपना मशीन का पार्ट्स को चलाने में यूज कर लेता है, फिर वो लोड को उठाता है। मान लो यहाँ हम लोग वर्क किए हैं 10 जूल, ठीक है, तो वो इस पे लगा रहा होगा 7 जूल, ठीक है।
तो ये 3 जूल कहाँ वेस्ट हुआ, 3 जूल उसका मशीन का पार्ट्स में वेस्ट हुआ, या तो फ्रिक्शन वगैरह में, या तो उसको घुमाने में, या तो उसको स्टार्ट करने में। ठीक है, ऐसा है फंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब है रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ईटा। ठीक है, तो ये क्या होता है देखो, अब वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, अब वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आउटपुट मतलब क्या, जो वो लोड पे कर रहा है, मतलब लोड इनटू ये है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जितना वो लोड डिस्प्लेस हुआ अपना ओरिजिनल पोजीशन से। और वर्क इनपुट क्या होगा, सिमिलरली जितना एफर्ट वर्क कर रहा है और एफर्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वर्क इनपुट। अब देखो इसको ईटा को ऐसे लिख सकते हैं, L/E इंटू DL/DE। DL/DE। ठीक है, अब लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और DL/DE क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब 1/वेलोसिटी रेशियो, है कि नहीं। यानी यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला आ जाता है ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये हम लोग का रिलेशन है एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच। इसका न्यूमेरिकल में भी काम आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लीवर्स क्या है, अब ये समझो। लीवर्स देखो, लीवर क्या है, एक रिजिड स्ट्रेट बार जो किसी एक एक्सिस के अराउंड झुकने में कैपेबल हो। ठीक है, मान लो यहाँ इसका एक्सिस है तो इसके अलोंग ये झुक पाए, जैसे मान लो यहाँ इसका एक्सिस है तो इसके अलोंग जैसे झुक पाए, मान लो यहाँ इसका एक्सिस है तो इसके अलोंग ये झुक पाए, या तो इसके अलोंग झुक पाए। ठीक है, उसे कहते हैं लीवर क्या है, ए रिजिड स्ट्रेट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट इट्स एक्सिस, कहीं भी एक्सिस हो वो फर्क नहीं पड़ता, ये है लीवर। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़े थे वही हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ लीवर में भी काम आएगा। मान लो एक फलक्रम, मान लो एक स्ट्रेट रिजिड वाला लीवर है, मान लो बीच में उसका फलक्रम है, इधर लोड है इधर एफर्ट है, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या पढ़े थे, एंटी क्लॉक मोमेंट्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स, है कि नहीं, ये हम लोग पढ़े थे क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब बोलो क्लॉकवाइज कौन सा है, ये वाला क्लॉकवाइज है, और इधर एफर्ट रखे हैं। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मान लो ये O है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इंटू इसका आर्म को कहेंगे एफर्ट आर्म कहते हैं, क्योंकि जहाँ एफर्ट लगा रहे हैं वहाँ से फलक्रम का दूरी को एफर्ट आर्म लिया जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, लोड इनटू लोड आर्म। ठीक है, लोड इनटू लोड आर्म। ठीक है, तो यहाँ से लोड बाय एफर्ट क्या हो गया, ई को इधर ले आओ, लोड बाय एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। और हम लोग क्या पढ़े हैं, लोड बाय एफर्ट क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला निकलता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, यह है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अब है
काइंड्स ऑफ लीवर, क्या क्या काइंड का लीवर है एग्जिस्ट करता है? काइंड्स ऑफ लीवर, काइंड्स ऑफ लीवर, ठीक है। काइंड्स ऑफ लीवर क्या है? 3 टाइप का लीवर होता है, एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 2 और एक होता है क्लास 3, ठीक है। अब अच्छा से समझना क्लास 1 लीवर क्या होता है। क्लास 1 लीवर में जो फलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है। लोड एफर्ट जिधर भी रखो, जो लेकिन फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में एग्जिस्ट करेगा। बीच में मतलब ये नहीं कि इधर ही पूरा मिडिल पे एग्जिस्ट करेगा, मिड नहीं, मिड पॉइंट नहीं, बीच में मतलब दोनों के बीच कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर लोड और एफर्ट के बीच में होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? क्लास 1 लीवर। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंची, सीजर ले लो। सीजर क्या है? क्लास 1 लीवर है, क्लास 1 लीवर है ना। यहाँ उसका फलक्रम रहता है, यहाँ लोड लगाते हैं और यहाँ हम लोग का एफर्ट रहता है, तो फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच, ये है सीजर। सीसो ले लो, जहाँ हम लोग खेलते थे बचपन में, यहाँ फलक्रम बीच में, यहाँ हम लोग बैठते थे और ऊपर नीचे होता रहता था, तो वो है क्लास 1 लीवर। अब क्लास 2 लीवर क्या है? फलक्रम और एफर्ट के बीच लोड एग्जिस्ट करता है, बीच में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लास 2 लीवर, क्लास 2 लीवर। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या कहेंगे? लोड आर्म। और यहाँ से पूरा तक का दूरी को क्या कहेंगे? एफर्ट आर्म। मतलब जो फलक्रम है और एफर्ट है उसके बीच में लोड एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मान लो नट क्रैकर, जिससे वो सुपारी वगैरह करते थे ना दादी लोग, ठीक है, तो वो नट क्रैकर, क्योंकि उसका फलक्रम यहाँ रहता है, सॉरी, उसका फलक्रम यहाँ रहता है, यहाँ हम लोग एफर्ट लगाते हैं और यहाँ वो सुपारी रहता है जिसको तोड़ना होता है, वो है नट क्रैकर, ठीक है। ये क्लास 2 लीवर एग्जांपल। और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे कि व्हील बैरो और क्रोबार, ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल है। अब आता है क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर क्या है? क्लास 3 लीवर क्या होगा? फलक्रम और लोड के बीच एफर्ट एग्जिस्ट करेगा, फलक्रम और लोड के बीच एफर्ट एग्जिस्ट करेगा। फलक्रम का दूरी को क्या, लोड का दूरी को फलक्रम से क्या कहेंगे? लोड आर्म, और एफर्ट का दूरी को एफर्ट आर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल क्लास 3 लीवर का एग्जांपल क्या है? क्लास 3 लीवर का एग्जांपल है जैसे कि सुगर टोंग, नाइफ, ये नाइफ है ना, ठीक है। अब देखो इसका फलक्रम कहाँ है? फलक्रम यहाँ पे है, एफर्ट कहाँ है? एफर्ट यहाँ पे लगाते हैं, और लोड कहाँ है? लोड जहाँ हम लोग को लगाना है उस छुरी को, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ क्लास 3 लीवर का, नाइफ, सुगर टोंग, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग का मेन टॉपिक है जिसपे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, पहला नंबर, ए crowbar of length 120 cm has its fulcrum situated at a distance 20 cm from the load. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. तो ये क्रोबार होता है जहाँ हम लोग यहाँ कोई लोड को उठाते हैं, ठीक है। ये क्रोबार जो है ये 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और फलक्रम इसका यहाँ रहता है, फलक्रम से 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इस यहाँ तक हम लोग लोड को उठा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एफर्ट यहाँ लगाते हैं, तो एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा? 120 माइनस 20 जो कि 100। तो हम लोग को क्या निकालना है? कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? गिवन वगैरह लिख लीजिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या है? 100 और लोड आर्म कितना है? 20। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? 5, ठीक है। अब नेक्स्ट, a pair of scissor has its blade 15 cm long while its handle are 7.5 cm long. देखो उसका जो ब्लेड है, सॉरी, ठीक है, उसका जो ब्लेड है उसका
टोटल लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और हैंडल्स का लंबाई कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये फलक्रम है, एफर्ट कहाँ लगाते हैं हम लोग, यहाँ एफर्ट लगाते हैं, तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल एफर्ट आर्म कहलाएगा, और जहाँ लोड को काटना होगा वो टोटल क्या कहलाएगा, लोड आर्म कहलाएगा। तो यहाँ से लोड आर्म क्या है 15 है और एफर्ट आर्म कितना है 7.5 है। तो क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म 7.5 बाय 15, ठीक है। तो 1/2 जो कि होगा 0.5, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट 3 नंबर क्या है बोल रहा, A force of 5 kgf is required to cut a metal sheet. A pair of shears used for cutting the metal sheet has its blade 5 cm long while its handle are 10 cm long. देखो उसका जो ब्लेड है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ब्लेड मतलब लोड आर्म, तो उसका जो लोड आर्म है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो हैंडल है वो टोटल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एफर्ट आर्म क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और लोड है 5 kgf। 5 kgf का लोड को हम लोग को काटना है, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहा हूँ व्हाट एफर्ट इज नीडेड, कितना एफर्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10/5 जो कि हो जाएगा 2। अब सिमिलरली एक और हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। एफर्ट निकालना है तो एफर्ट इक्वल टू क्या होगा, लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज, और लोड कितना है 5 kgf काटना है और मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, तो हम लोग को एफर्ट कितना लगना पड़ेगा 2.5। तो हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ेगा 2.5 kgf। यानी देखो 5 kgf का लोड है पर हम लोग को 2.5 kgf लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग का फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, वो मशीन हम लोग का फोर्स को बढ़ा के इस लोड को उठा लेगा। तो यहाँ हम लोग का मशीन कैसा काम करने लगा, एज ए फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं जितने न्यूमेरिकल्स हुए, नेक्स्ट क्लास हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।